बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो आजकल चल रहा है आपको मालूम है, बायोएनर्जेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहे हैं और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था अबाउट द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस और साथ ही हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आना है टुवर्ड्स द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें मालूम हो कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, कि ये आपको मालूम हो कि ये रेडॉक्स प्रोसेस है, रेडॉक्स प्रोसेस है, ये रेडॉक्स प्रोसेस है। और क्यों इसको रेडॉक्स प्रोसेस कहते हैं कि इसमें आप देखते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह से होती है हम सम अप करते हैं इसकी इक्वेशन को। इसकी इक्वेशन में आपको मालूम हो कि क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या शो करती है वाटर और प्लस उसमें फिर क्या जाती है लाइट एनर्जी, और फिर उसके बाद आप आगे चलते हो, यानी इसमें एरो में क्या शो करोगे क्लोरोफिल, और फिर एंजाइम्स आ जाएंगे और फिर प्रोडक्ट में आपको पता है C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल किसके शो करते हैं O2 और प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या है आपके पास रिएक्शन आ जाता है फोटोसिंथेसिस का। तो अब इसमें गौर करें स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पे शो करना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये देख सकते हैं क्या हो रही है इसकी, दैट इज रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रही है। इसी तरह से ये देखिए ये क्या हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये इसकी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स प्रोसेस का नाम देते हैं। अब जो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के, इनको आपने डिवाइड करना है 2 फेजेस में, यानी जो रिएक्शंस है फोटोसिंथेसिस के आर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस में आप इसको डिवाइड करते हो। 2 फेजेस में इसको डिवाइड करोगे। कौन कौन से मेजर फेजेस है? नंबर 1 इसमें द लाइट रिएक्शंस, और नंबर 2 इसमें आ जाएगा आपके पास द डार्क रिएक्शंस। तो 2 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड करोगे, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमने किसे देखना है, लाइट रिएक्शन के बारे में हमने बात करनी है। लाइट रिएक्शन के बारे में स्टूडेंट्स आपको मालूम हो कि इसको हम और क्या नाम देंगे, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहलाते हैं। क्यों कहते हैं इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस? क्योंकि इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, लाइट रिक्वायर्ड होती है। मेनली कौन सी हम लाइट की बात करते हैं, यहाँ पे सनलाइट की बात करते हैं। तो ये इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है। ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन लाइट डायरेक्टली, बराह रास्त ये किस पे डिपेंड करेगा, लाइट पे डिपेंड करेगा, इसलिए आप इसको लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, लाइट एनर्जी, इसको आपको मालूम हो एब्जॉर्ब कौन करेगा, डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है इसमें,
क्लोरोफिल से इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा और क्या होगा, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब क्लोरोफिल्स, और क्या होगा इसमें, अदर फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स वगैरह, ये क्या करेंगे, ये इसको लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और उसको फिर क्या करना है इन्होंने, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। इसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट आपने बताना होगा, रिजल्टेड, इसका रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि इसका बच्चों रिजल्ट क्या होगा। इसके रिजल्ट के तौर पर NaDH2, ये कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी के लिए हम इसको NaDH लिखते हैं। इन रियलिटी क्या होता है, ये NaDH और प्लस उसके साथ हम क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन आयन। इन रियलिटी ये होता है, सॉरी, NaDPH2 और यहाँ पे क्या आएगा, NaDPH। तो ये NaDPH2 हम क्यों लिखते हैं, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी। और ये क्या होता है इन रियलिटी, ये इसमें NaDPH होता है। फिर उसी तरह से इसके साथ साथ और क्या चीज़ आपको मालूम है, इसका रिजल्ट क्या होगा, यदि इसमें और क्या प्रोड्यूस होंगे, एंड ATPs भी प्रोड्यूस होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो NaDPH है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगी डार्क रिएक्शन में, जो हमने आगे चलकर बताना है। और जहाँ तक ये ATPs का ताल्लुक है, इट प्रोवाइड्स एसिमिलेटिंग पावर। ये एसिमिलेटिंग पावर से मुराद आप क्या बताओगे, प्रोवाइड केमिकल एनर्जी। तो इस तरह ये रिड्यूसिंग पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है, NaDPH2 जिसको NaDPH कहते हैं, और ATP क्या प्रोवाइड करता है, इसको एसिमिलेटिंग पावर प्रोवाइड करता है। ये इसका नतीजा होता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ये जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है, ये कहाँ जाती है, टुवर्ड द डार्क रिएक्शन, जिसको आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का नाम भी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का नाम भी इसको आप देते हो। तो लिहाजा ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं, और ये किस में जाकर, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन से बराबर डार्क रिएक्शन में जाकर ये यूटिलाइज होगी। तो ये एक समरी आपको बताई गई है किस चीज़ की, लाइट रिएक्शन की। इसके बाद आपने किसके बारे में बताना है, डार्क रिएक्शन के बारे में हम बताएंगे। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस। अब डार्क रिएक्शंस होती हैं, इसको हम और क्या नाम देते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का नाम भी देते हैं इसके। और क्या नाम है वो आपको मालूम हो कि इसको हम आगे चलकर मज़ीद इसके मुख्तलिफ नाम बताएंगे कि इसको आप कैल्विन साइकिल भी कहते हैं डिस्कवरर के नाम के साथ। इसे फिर आप C3 पाथवे का नाम भी देते हैं, वो भी हमने बताना है कि इसको C3 पाथवे क्यों कहा जाता है। और इसी तरह से कंजर्व होती है लाइट, लाइट कंजर्वेशन फेज भी हम इसको कहते हैं। तो लिहाजा अब इसमें देखिए अहम बात क्या होती है कि ये जो डार्क रिएक्शन है, डू नॉट यूज़ लाइट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली यूज़ नहीं करता क्या चीज़, लाइट को। डू नॉट यूज़ लाइट डायरेक्टली, बराह रास्त लाइट को ये यूज़ नहीं करता। इसमें ख़ास तौर पर हमने जो अभी बताया है NaDPH, ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स, ये प्रोवाइड करेगा एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट विल प्रोवाइड एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, एंड उसके साथ साथ ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन्स भी प्रोवाइड करेगा।
ठीक है जी। यानी कि NADPH का डार्क रिएक्शन में रोल क्या होगा, ये एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रोवाइड करता है। जबकि ATP के बारे में हमने अभी बताया कि डार्क रिएक्शन में ATP का क्या रोल होगा, ATP क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सही है। किसके लिए केमिकल एनर्जी मिलेगी, रिड्यूसिंग पावर किसके लिए मिलेगी, टू रिड्यूसिंग, किसके लिए, टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि क्या बनेगी, शुगर बन जाएगी, शुगर इज फॉर्म्ड, शुगर इज फॉर्म, लिहाजा शुगर बन जाएगी। अब शुगर बन जाएगी तो आपको मालूम हो व्हाट इज शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है। ये इसमें क्या होगा, हैविंग स्टोर्ड एनर्जी, इसमें क्या होगी, स्टोर्ड एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डार्क रिएक्शन जो होता है इसमें लाइट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती। लाइट रिएक्शन के दौरान जो NADPH और ATP बनते हैं, यही आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, डार्क रिएक्शन में केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और इसी तरह से रिड्यूसिंग पावर भी प्रोवाइड करते हैं। रिड्यूस किसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। नतीजा क्या है कि शुगर्स बनेगी और जो उसमें फिर क्या होगा, ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो अब एक और अहम बात आपको पता हो कि डार्क रिएक्शन के नाम से तो ऐसे जाहिर होता है कि इट टेक्स प्लेस इन डार्क, तो याद रखिएगा कि ये लाइट और डार्क दोनों में होता है। इट टेक्स प्लेस, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस बोथ, टेक्स प्लेस बोथ इन लाइट एंड डार्क। लाइट और डार्क दोनों में ये रिएक्शन हो रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि सूरत हाल ये होती है इफ़, हम बात क्या कर रहे हैं, इफ़ क्या होगा कि NADPH एंड ATPs, NADPH और ATP क्या हो, अवेलेबल हो, अवेलेबल। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि NADPH और ATP अवेलेबल हो। तो याद रखिएगा कि जब हम इसकी साइट भी बात करेंगे, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलाकॉइड, और ये कहाँ पर होता है, डार्क रिएक्शन इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोनों रिएक्शंस जो होते हैं साइड बाय साइड चल रहे थे। एक तरफ लाइट रिएक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, NADPH, और इसी तरह ATP प्रोवाइड, दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है कि फिक्सेशन हो रही होती है किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की रिड्यूस हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द शुगर्स। तो दोनों रिएक्शंस क्या चल रहे होते हैं, पैरेलल चल रहे होते हैं। तो लिहाजा ये आपको क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे कि इसे हमने किस तरह से शो करना है, डायग्रामेटिकली शो करेंगे इसको, कि डायग्रामेटिकली हमें पता चले कि ये इसकी समरी को हम पहले सम अप करेंगे। जी स्टूडेंट्स, देखिए इस डायग्राम में हमने मेनली किसको शो किया है, क्लोरोप्लास्ट को शो किया और सब अप किया है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट हमने शो किया, व्हाट इज दिस, ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, थैलाकॉइड्स, और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, ये इस पार्ट में होगा। तो ये सनलाइट आपने शो की है, सनलाइट जो आती है ये इसका फोटोन का रेफरेंस देना है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। लाइट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स यानी फोटोन की सूरत में आएगी। फिर इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आगे हमने डिस्कस करना है। तो लाइट रिएक्शन में आप क्या देखते हैं कि क्या चीज़ जनरेट होती है, ATP जनरेट होती है और NADP जनरेट होता है, यानी एक वो सी केमिकल एनर्जी, और ये क्या है, रिड्यूसिंग पावर। ये किस में जाते हैं, डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल में जाएंगे। देख सकते हैं राइबोलोज बेस फॉस्फेट है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है, G3 भी ग्लाइसरेट, 3-फॉस्फेट है। ये हमने इसकी समरी शो की है यहाँ पे। और ये क्या फिक्सेशन किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है इसमें, और उसके रिजल्ट के तौर पर
ट्रायोज बनता है, ट्रायोज से हेक्सोज बनता है, फिर इसी से फिर आगे चलकर डिफरेंट रिएक्शंस के ज़रिए अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो इस केल्विन साइकिल में ये जो एनर्जी ट्रैप हुई थी ये जाकर यूटिलाइज हो रही है डार्क रिएक्शन में, और फिर दोबारा से ये किस में कन्वर्ट हो, NADPH किस में, NADP में कन्वर्ट होता है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये इसकी रिड्यूस फॉर्म थी तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। इस तरह से ये ATP था, ये ADP में कन्वर्ट हो, फिर ये लाइट रिएक्शन में जाएंगे, फिर ये एनर्जाइज्ड होंगे एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि डार्क रिएक्शन जो है ये डार्क में भी हो सकता है, लाइट में ज़्यादातर होता है। किस पे डिपेंड करता है, ऑन द डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ATP एंड NADPH, ये इनकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो ये एक तरह से आपके सामने समरी आ जाती है। अब हम आएंगे किसकी तरफ, कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की तरफ आएंगे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन क्या होता है उसको अब हमने डिटेल से देखना है। और सबसे पहले हम उसमें किसको डिस्कस करेंगे, फोटो सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को बच्चे और क्या नाम देते हैं, इसको आप लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं, लाइट रिएक्शन भी कहलाते हैं। इसीलिए इसको और क्या कहते हैं, इसके अलावा इसका नाम क्या है, लाइट कन्वर्जन, लाइट कन्वर्जन फेज भी कहेंगे इसको, ये लाइट कन्वर्जन फेज भी होती है। क्योंकि इसमें आप क्या बताते हो कि लाइट एनर्जी जो होती है कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी, से इसलिए हम इसको नाम कहते हैं लाइट कन्वर्जन फेज का नाम भी देंगे। तो इसमें हमने जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स हमें देखनी है वो क्या देखनी है कि फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं। फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम के बारे में सबसे पहले आपको पता है, इसको एब्रीवेट किससे करेंगे आप, फोटो सिस्टम से एब्रीवेट करोगे। क्या होते हैं फोटो सिस्टम, इसके बारे में सबसे पहली चीज़ आपको मालूम हो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होती है, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, एक नहीं है एक से ज़्यादा है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है आर ऑर्गेनाइज्ड होती है किस में, इन क्लस्टर्स की सूरत में, यानी क्लस्टर समझते हैं ना, ग्रुप की सूरत में क्या होती है ये क्लस्टर पिगमेंट जो होती है आर ऑर्गेनाइज्ड इन क्लस्टर। और कहाँ पर ये होती है, इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, इसे हम क्या कहेंगे, फोटो सिस्टम। तो क्लियर हुआ आपको बच्चों कि फोटो सिस्टम क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन क्लस्टर वेयर इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, इसे हम क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा कि सोलर एनर्जी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होती है। इधर पे क्या होगा, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के बारे में हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है ये एफिशिएंटली ना सिर्फ एब्जॉर्ब होगी बट आल्सो यूटिलाइज्ड, ना सिर्फ ये एफिशिएंटली एब्जॉर्ब भी होती है, साथ साथ क्या होती है, ये यूटिलाइज भी होती है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम क्या होता है कि ख़ास तौर पर यहाँ पे
इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो रोल है कि वो सोलर एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज भी करते हैं। अब इसमें बच्चों यहाँ पे हमने देखना है कि जो फोटो सिस्टम है, ऑब्वियसली इसकी आपने टाइप्स भी अभी आपने डिस्कस करनी है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 आएगा। जो भी फोटो सिस्टम 1 हो या 2 हो, हम फोटो सिस्टम के बारे में ये बताएंगे कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं इसके? 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमें बताना है नंबर 1 लाइट गैदरिंग सेंटर। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको आप लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर का नाम भी दोगे। लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, या फिर तीसरा नाम इसका क्या होता है? दैट इज व्हाट? एंटीना कॉम्प्लेक्स का नाम दोगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो पहला पार्ट इसका क्या है? लाइट गैदरिंग सेंटर। इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। तीसरा नाम इसका नाम क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो ख्याल कीजिएगा एमसीक्यूज में ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्ट आपसे एंटीना कॉम्प्लेक्स दिया जाए, आपको कोई और भी इसका अल्टरनेटिव नेम भी दिया जा सकता है। तो ये होता है, इसको अब पहला क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स। और दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिएक्शन सेंटर। तो ये 2 मेजर पार्ट्स होते हैं किसके? फोटो सिस्टम के। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में बताना है कि पहला पार्ट लाइट गैदरिंग सेंटर, जिसको हम मोस्ट कॉमनली जो वर्ड इस्तेमाल होगा इनमें से कौन सा होगा? एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा। एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स के बारे में देखिए क्या होता है यहाँ पे। इसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए के, क्लोरोफिल बी के, और इसके अलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स के। इट हैज़ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ये इनके पास एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास के इसके कई मॉलिक्यूल होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ज़्यादातर इसमें क्या काम करते हैं? ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के बाद इस ट्रैप एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। यानी ये जो आपको बताया गया है कि मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? इनका काम क्या होता है? ट्रैप करना। किस चीज़ को? सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी को ये क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे। और फिर इन्होंने क्या करना है? इसको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड किधर करेंगे? टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर। ये इन मॉलिक्यूल का ज़्यादातर काम क्या है? ट्रैप करना सोलर एनर्जी को, उसको फॉरवर्ड कर देना टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। तो ये क्या होता है? इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाता है। फिर सेकंड पार्ट हमने क्या बताया है इसका? दैट इज व्हाट? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या होता है? रिएक्शन सेंटर के बारे में आपको मालूम हो कि इसमें एक या एक से ज़्यादा क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं। 1 और मोर, एक से ज़्यादा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 और मोर इसमें क्या है? क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। और इसके बाद इसमें और क्या है वो आपको बताओगे इसमें कि इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं।
ये क्या हो गया दूसरा कंपोनेंट। फिर उसके बाद इसमें मज़ीद क्या है बच्चों, ये भी आपको मालूम हो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर में। क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इसमें पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप एब्रीवेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये जनरेट करता है एटीपी जनरेट करेगा किसके ज़रिए, बाय कीमियो ऑस्मोसिस के ज़रिए। अब कीमियो ऑस्मोसिस क्या है, ये हम जब कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो हम इसको डिटेल से देखेंगे कि व्हाट इज़ कीमियो ऑस्मोसिस, किस तरह से एटीपी जनरेशन होता है। तो अब इसमें बच्चों याद रखना कि एक जो सीक्वेंस बनेगा ना, वो क्या बनेगा, वो सीक्वेंस इस तरह से बनता है, यानी आप देखें यहाँ से हम शुरू करते हैं, लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी आ गया। सबसे पहले ये लाइट एनर्जी कहाँ जा रही है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स से फिर ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में जाने के बाद ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये जो इसका सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बनता है, लाइट एनर्जी कहाँ पे जाएगी, एंटीना कॉम्प्लेक्स से ये एनर्जी कहाँ शिफ्ट होगी, इन द रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में जाने के बाद क्या होगा, केमिकल एनर्जी बनेगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं यहीं पे आपको डायग्राम से इसको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपको मालूम है कि हमने शुरू में बताया कि फोटो सिस्टम है क्या, ये बेसिकली क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती है जो कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं क्लस्टर की सूरत में, कहाँ पे, इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इसे आप फोटो सिस्टम का नाम देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमने स्ट्रक्चर शो किया है, व्हाट इज़ दिस, ये एक थैलेकॉइड है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। अब इसकी मेम्ब्रेन को हम थोड़ा सा यहाँ पे इनलार्ज करके शो कर रहे हैं, ये हमने इसको ये इस तरह से शो कर दिया, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है। आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जैसे हम शो करते हैं नॉर्मली, जो मेम्ब्रेन होती है उसमें इस तरह से इसको शो किया जाता है ताकि हमें पता चले हम किसकी बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम इसमें ये मेम्ब्रेन शो की है। अब हमने कुछ यहाँ पे शो करना है फोटो सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम के बारे में जब हम शो करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ ये मॉलिक्यूल्स, इस तरह से ये ड्रॉ किए हैं आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स, और फिर उसमें कुछ सेंटर पार्ट की तरफ भी कुछ यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, ये इस तरह से। तो हमने ये स्ट्रक्चर शो किया है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, इसमें आपको मालूम हो कि हम किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन में ये जो आपको शो किए गए हैं, ये सब के सब क्या यहाँ पे हमने शो किया है, यहाँ पे ये सारे के सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स की क्या है, पिगमेंट्स हैं। इनको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे क्या है, ऑल दीज आर एंटीना कॉम्प्लेक्स पिगमेंट्स। ये हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, पिगमेंट्स हैं। ओके, ये भी सारे इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, और ये बीच में जो हम शो कर रहे हैं ये वाला पार्ट जो है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से और क्लियर कर देते हैं।
ये जो पार्ट हमने शो किया सेंटर में, ये बेसिकली इसका क्या है, रिएक्शन सेंटर है। ये इसका रिएक्शन सेंटर है। और आपको पता हो कि रिएक्शन सेंटर में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था, इसके बारे में बताया था कि वन और मोर मॉलिक्यूल्स और किसके होंगे, यहाँ पे क्लोरोफिल के होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे, किसके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। कहाँ पे मौजूद होंगे, रिएक्शन सेंटर में मौजूद होंगे। अब देखिए कि लाइट के बारे में आपको पता हो कि ये भी हम इसको पढ़ चुके हैं। ये लाइट, हम सनलाइट शो कर रहे हैं और ये इस तरह एरो के ज़रिए हमें शो करना है। ये क्या चीज़ आ रहे हैं, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, फोटोन। अब इसमें अहम बात बच्चों समझने वाली ये होती है कि जब ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हमने सीक्वेंस भी बताया था, कैरोटीनाइड से क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी से क्या आ जाता है, क्लोरोफिल। ये सीक्वेंस बनता है किस चीज़ का, एनर्जी ट्रांसफ़र का। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र तो होगी, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, किस में, एंटीना कॉम्प्लेक्स में। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं होंगे। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपको मालूम है। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होते। एनर्जी कहाँ पहुँच जाती है, ये जब करीब पहुँच जाती है किस तरफ, रिएक्शन सेंटर के करीब। तो इस एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये एक्साइटेड होते हैं किस चीज़, कौन से मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर के, यानी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के। जो इसमें आप बताओगे कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद उससे बूस्टअप होते हैं, निकलते हैं और किस तरफ जाते हैं, टुवर्ड द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो याद रखिएगा एंटीना कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करेंगे, रिएक्शन सेंटर में जाकर, पूरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ जाकर ये मूव करेंगे। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आपको इस डायग्राम से काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि ये इसका सारा क्या है, ये इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स है और ये सेंटर में हमने क्या शो किया इसका, ये है रिएक्शन सेंटर। तो इस तरह हमें आइडिया होता है कि यहाँ पे फोटो सिस्टम क्या है। अब हमें ये तो पता चल गया कि फोटो सिस्टम क्या है। अब हम ये बताएंगे कि इसकी टाइप्स कितनी होती है, काइंड्स ऑफ फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम्स की आपने क्या बतानी है, काइंड्स। याद रखिएगा इसकी 2 काइंड्स हैं, किसकी, फोटो सिस्टम की। इसमें नंबर 1 हमने बताना है फोटो सिस्टम, एब्रीवेट हमने किया हुआ है इस तरह से, आपको मालूम हो PS का मतलब क्या होता है, फोटो सिस्टम। इसको हम एब्रीवेट करते हैं PS1 यानी फोटो सिस्टम 1। इसी तरह से दूसरा जो हम शो कर रहे हैं वो क्या है, फोटो सिस्टम 2। आप देखिए पहले 1 फिर 2। अब ये जो हम इसकी जो सीक्वेंस लिख रहे हैं, 1 के बाद 2 लिख रहे हैं, ये जो सीक्वेंस हमने बताया ये किस बेस पे है, दिस सीक्वेंस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिस्कवरी है। ये डिस्कवरी के हिसाब से है, यानी ये सीक्वेंस 1 के बाद 2 अगर आए तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ, ये किस बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिस्कवरी है। लेकिन अगर हम अक्रेंस की बात करें, अगर हम इसके अक्रेंस की बात करें, अक्रेंस, तो पहले कौन सा होगा इसमें, पहले फोटो सिस्टम 2 होगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, फोटो सिस्टम 1 आएगा। तो ये डिस्कवरी के हिसाब से और ये क्या है इसकी अक्रेंस के हिसाब से, आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब देखिए फोटो सिस्टम 1 की अगर हम बात करते हैं, फोटो सिस्टम 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मालूम हो यहाँ पे क्या होता है, ये इट हैज़ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है और ये एब्जॉर्ब करता है लाइट। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब लाइट। कौन सी लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ऑफ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो लिहाजा इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को जो कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं P700। इसको किस तरह से लिखा जाएगा, P700। इसी तरह से बच्चों फोटो सिस्टम 2 का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसमें भी क्या है, हैज़ क्लोरोफिल
ए मॉलिक्यूल है इसमें, और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लिहाजा इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे P680, इसको इस तरह से लिखोगे, P680 से इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो इस तरह ये आपको फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बारे में क्लियर होना चाहिए। फिर इसी तरह से देखो कि जो ये ईच फोटो सिस्टम, चाहे फोटो सिस्टम 1 हो चाहे फोटो सिस्टम 2 हो, हर फोटो सिस्टम का अपना रिएक्शन सेंटर होता है। यानी ईच फोटो सिस्टम हैविंग इट्स ओन क्या, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। यानी चाहे फोटो सिस्टम 1 है या फोटो सिस्टम 2 है, हर एक का अपना अलग रिएक्शन सेंटर होता है। रीज़न क्या है स्टूडेंट, कैसे आपको पता चलेगा हम क्यों ये कह रहे हैं कि अलग है इसका रिएक्शन सेंटर। रीज़न ये होती है कि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल का, पहले तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेगी उसके जो मेंबर्स होंगे वो भी आप देखेंगे डिफरेंट होंगे। किस में, फोटो सिस्टम 1 के फोटो सिस्टम 2 से क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो लिहाजा याद रखना कि दोनों के लिए रिएक्शन सेंटर भी क्या होता है, इनका अलग अलग होता है। तो इसमें एक तो सबसे पहले रिएक्शन सेंटर में हम क्या बताते हैं, क्या होगा, एक तो सबसे पहली चीज़ जो होती है इसमें तो पिगमेंट के बारे में बताते हैं, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी के बारे में बताते हैं, सॉरी क्लोरोफिल ए यानी 680 और 700 के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है इसमें नियर बाई क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे और क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। और ये क्या करेगा, ट्रैप करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को। ये क्या करेगा, ट्रैप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, ट्रैप करता है। और फिर ट्रैप करने के बाद इसको पास कर देगा, किधर पास करेगा, टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, टुवर्ड पास करेगा इसको टुवर्ड्स सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स। किसकी तरफ, ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरफ इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रैप करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर इसको कहाँ शिफ्ट करेगा, ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरफ इसको शिफ्ट कर देता है। अब इस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के दौरान यानी हम क्या कहते हैं इसमें, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ये फिर यूज़ होती है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, एनर्जी किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो है, फिर ये क्या होगी, इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल होगी किस में बच्चों, इस्तेमाल होगी, इज़ यूज्ड टू जनरेट एटीपी। एटीपी प्रोड्यूस करेंगे किसके जरिए, बाय, अभी हमने बताया था, क्या बताया था, कीमोऑस्मोसिस, कीमोऑस्मोसिस के ज़रिए फिर क्या, ये एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह बच्चों हमें ये फोटो सिस्टम के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, इसको हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। इसको आप 2 इसकी टाइप्स कह सकते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, पहली हमने डिटेल से डिस्कस करनी है, नॉन साइक्लिक। पहली इसमें कौन सी आएगी, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, क्या कहलाएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और दूसरा कौन सा होगा जो होगा वो दैट इज कॉल्ड व्हाट,
साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो ये इसकी दो मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, दो मेजर टाइप्स आ जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। पता होना चाहिए फोटो लाइट फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन, यानी लाइट की प्रेजेंस में ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बनना क्या कहलाता है, फॉस्फोरिलेशन लाइट की प्रेजेंस में हो तो उसे क्या कहोगे, फोटो फॉस्फोरिलेशन का नाम दोगे। फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर पढ़ते हैं, वहाँ भी एटीपी बनते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं, उसे आप क्या नाम देते हो फिर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये क्या है, फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने देखा है कि हमने ये फोटो सिस्टम्स को सारा एलेबरेट किया है, की पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन की पॉइंट्स का ख़ास ख्याल रखना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये किस तरह से अपने नॉलेज को आपने आगे ट्रांसफ़र करना है। जहाँ जहाँ फोकस मैंने ज़्यादा किया है उन पॉइंट्स को आपने ख़ास तौर पे फोकस करना है, उसको ज़्यादा आपने कंसंट्रेट करना है ताकि MCQs आपके गलत ना हो, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। तो इसमें आप नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट डिटेल से हम देखेंगे क्या नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। अल्लाह हाफिज़।